नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर आ रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को जल्द ही एक नया बड़ा ड्राई डॉक मिल जाएगा, जो कि इस साल के अंत तक उनको मिल जाएगा। बता दें कि ये जो ड्राई डॉक है ये 75 मीटर चौड़ा होगा और 310 मीटर इसकी लंबाई होगी और इसकी कुल अनुमानित लागत 1700 करोड़ रुपए की आएगी। लेकिन अब इसका फायदा क्या होगा ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों इस तरीके के ड्राई डॉक के आ जाने के बाद से अब भारत बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को आसानी से बना पाएगा और खास करके जिनका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट 70,000 टन का होगा। और कोचिन शिपयार्ड पहले ही बोल चुका है कि वो 5 साल के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है, यानी कि वो विक्रांत क्लास के एयरक्राफ्ट को अगले 5 सालों में बना सकता है। और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तो हमें वैसे भी जरूरत महसूस हो रही है और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भारतीय नौसेना ने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। और भारतीय नौसेना चाहते हैं कि विक्रांत का जो डिजाइन है उसी के आधार पर एक और बड़ा एयरक्राफ्ट, मतलब कि जो विक्रांत से ज्यादा बड़ा होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, उस तरीके का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे चाहती है। यानी कि अब साफ तौर पर इस तरीके के निर्माण से, यानी कि बड़े ड्राई डॉक के निर्माण से भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का जो सपना है वो जरूर पूरा होगा और समय और परिस्थिति को देखते हुए उसकी जरूरत भी महसूस हो रही है। और 5 साल का टाइम ज्यादा नहीं होता, ये समय उससे कम है जो कि हमें आईएनएस विक्रांत को बनाने में लगा है। दोस्तों अगली खबर स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रही है। दरअसल एचएएल को आर्म सर्विसेज की तरफ से लेटर ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, जिसके तहत 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का जो उत्पादन है वो शुरू हो चुका है और इसकी 2 यूनिटें अपने एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। इसके अलावा एचएएल भारतीय सेना को 9 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी के लिए भी तैयार है। यही नहीं दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि पहला लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का जो स्क्वाड्रन होगा उसे ईस्टर्न कमांड के तहत एलएसी पर तैनात किया जाएगा, जिसकी योजना अगले साल से है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना 11 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदना चाहती है अमेरिका से, जिसके लिए वो अमेरिका से मोल तोल कर रही है। वहीं इसके अलावा भारतीय सेना को एचएएल की तरफ से 111 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, 95 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स आने वाले समय में मिलेंगे। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है यूएवी लॉन्च म्यूनिशन को लेकर। दरअसल दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म अदानी ग्रुप अब यूएवी लॉन्च म्यूनिशन को तैयार कर रही है, जिसके बारे में उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी एमओ इंडिया 2022 में जानकारी भी दी थी। बता दें कि यूएलपीजीएम डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, जिसकी कुछ खास विशेषताएं जैसे कि इसका जेट विंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि इसे काफी तेजी से मैनूवर करने की क्षमता प्रदान करेगा। इसके अलावा इसमें 4 कंट्रोल फिन्स लगे हुए और 4 बॉडी विंग्स है। बता दें कि इस यूएवी लॉन्च म्यूनिशन को भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार किए गए आर्चर यूएवी और तापस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यूएवी पर लगाया जाएगा। और ये नहीं, इसका इस्तेमाल स्ट्राइक आर्मर व्हीकल्स, आर्टिलरी यूनिट्स और कमांड एंड कंट्रोल यूनिट्स में भी किया जा सकता है। यानी कि यूएवी लॉन्च म्यूनिशन को अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी दागा जा सकता है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल को लेकर। दरअसल दोस्तों डीआरडीओ 10 रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाने के लिए इसके डेवलपमेंट कम पार्टनर की तलाश कर रहा था और इन 10 रुद्रम 2 मिसाइल का इस्तेमाल केवल परीक्षण के लिए किया जाना है। और डीआरडीओ के इस कॉन्ट्रैक्ट को 5 कंपनियां पाना चाहती थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड सबसे कम बिडर के तौर पर उभरी है, जिसके तहत वो 6 रुद्रम 2 मिसाइल को डीआरडीओ की रेख में तैयार करेगा और बाकी की 4 रुद्रम 2 मिसाइलों को भारत डायनेमिक्स पूरी तरीके से खुद बनाएगा। रुद्रम 2 जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है और इसकी स्पीड मैक 4 है। और ये नहीं, इस रुद्रम 2 को तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में लगाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 जमीनी और समुद्री टारगेट्स के खिलाफ कर सकेगा। अब आगे बात करते हैं F-35 विमान को लेकर। दरअसल दोस्तों भारत को F-35 लिए जाने को लेकर काफी प्रेशर डाला जा रहा है। भले ही अमेरिका नहीं डाल रहा, लेकिन दूसरे देशों के जो थिंक टैंक है वो भारत को F-35 लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों पहले खबर को समझ लेते हैं कि मुद्दा क्या है। बता दें कि जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक थिंक टैंक ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा क्वाड सदस्य देश है जो F-35 ऑपरेट नहीं करता है, यानी कि F-35 विमान का संचालन नहीं करता। और ऐसे में भारतीय वायुसेना को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत F-35 ले लेना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ चाइना अपना J-35 फाइटर जेट पाकिस्तान को 2025 में दे सकता है। साथ ही इस थिंक टैंक ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन भारत को नाटो प्लस ग्रुप के 6ठे देश के तौर पर चुन सकता है। इसके लिए उन्होंने अपनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और ऐसा करके भारत का रक्षा सुरक्षा अमेरिका के साथ जुड़ जाएगा और भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया के ग्रुप के साथ भी भारत जुड़ जाएगा, जो कि वो पहले देश हैं जिन्हें कटिंग एज हथियार और आर्मामेंट्स मिले। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता नहीं है कि F-35 लिए जाने को लेकर भारत के ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है, यानी कि एक दबाव डाला जा रहा है ताकि
भारत इस फाइटर जेट को लेने के लिए अमेरिका से डील करे। यानी कि ये पूरी की पूरी एक तरह की लॉबी काम कर रही है जो F-35 फाइटर जेट को बेचना चाहती है। दूसरा कारण मैं ये बताना चाहूंगा कि ये लोग भारत के AMCA प्रोजेक्ट को देखकर खुश नहीं है। इनको ये लगता है कि जिस दिन भारत का AMCA फाइटर जेट सामने आ जाएगा, इनकी दाल नहीं गलेगी। इसीलिए ये अपने फाइटर जेट्स को बेचने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। अमेरिका बहुत चालू देश है, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि अगर वो खुद से प्रेशर डालेगा भारत के ऊपर तो भारत नहीं मानने वाला। जिस तरीके से हमने S-400 के लिए उसकी बात नहीं मानी, ऐसे में अमेरिका अलग अलग थिंक टैंक्स के जरिए, लॉबी के जरिए F-35 की पेशकश भारत को करवा रहा है। रही बात चाइना अगर पाकिस्तान को अपना J-35 फाइटर जेट देता है, हालांकि वो देगा नहीं, और देगा भी तो किस क्वालिटी का देगा, ये बात आप सब जानते हैं। जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को अपने ड्रोन्स दिए, एयर डिफेंस सिस्टम दिया, उनका क्या हाल है वो पाकिस्तान भी जानता है। ना तो उनकी मेंटेनेंस हो पा रही है, ना ही उनके स्पेयर पार्ट्स मिल रहे हैं। ऐसे में F-35 लेने की कोई मजबूत वजह भारत के पास नहीं है। और जो लोग चिल्ला रहे हैं कि अब भारत को F-35 मिल जाएगा और भारत बहुत, ये सारी बातें ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल परे है। इसीलिए कोशिश अपने ही उत्पादों पर की जाती है, विश्वास अपने ही हथियारों पर होता है, क्योंकि हमें अपने हथियारों का इस्तेमाल करने से पहले किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका के बारे में आप ये भी जानते हैं कि उसकी इजाज़त के बिना आप उसके फाइटर जेट को उड़ा तक नहीं सकते हैं। इनके पास किल स्विच तक होता है, ग्राउंड कर देगा वो सारे फाइटर जेट्स। तब क्या करेंगे आप? आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है जेट इंजन निर्माण को लेकर। दरअसल ये कहा जा रहा है कि भारत फ्रांस के इंजन निर्माता साफरान के साथ जेट इंजन निर्माण को लेकर बातचीत कर रहा है, जो कि अच्छी तरीके से चल रही है। इसके अलावा दोनों ही देश वर्क शेयर एग्रीमेंट और पेमेंट मोड पर भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये अभी केवल बातचीत हो रही है, फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे में जो ब्रिटिश फर्म रॉल्स रॉयस है, उन्होंने भी भारत के साथ मिलकर इंजन निर्माण का ऑफर कर रखा है और वो अभी भी बाहर नहीं हुए हैं। दरअसल रॉल्स रॉयस ने जो इंजन निर्माण का रोड मैप भारत को ऑफर किया है वो बिल्कुल साफरान के ऑफर की तरह ही है। लेकिन दोस्तों दोनों ही कंपनियों ने अपनी अपनी कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं, जिसकी वजह से ये जो इंजन डील है वो अभी रुकी हुई है। दोस्तों क्योंकि ये जो 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन होगा वो सुपर क्रूज क्षमता के साथ होगा, बिना आफ्टर बर्निंग के। इसके अलावा इसमें लो इंफ्रारेड सिग्नेचर और हाई फ्यूल एफिशिएंसी। इसके अलावा भारत इस इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी अपने पास रखेगा, जिसके तहत भारत भविष्य में अपने इंजन को एक्सपोर्ट भी करने का अधिकार रखेगा, वो भी बिना किसी पाबंदी के। अब ये कहा जा रहा है कि इन दोनों ही कंपनीज में से जो भी अपनी कंडीशन से पीछे हटती हैं, जो इन्होंने लगा रखी हैं, उसी के तहत किसी एक भागीदार को भारत चुनेगा। दोस्तों अगली खबर भारतीय सेना से आ रही है। कहा जा रहा है कि सेना या फिर सशस्त्र बलों में तैनात जवानों को अब किसी हादसे में घायल होने पर युद्ध क्षति पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस पेंशन का लाभ उन्हें तभी मिलेगा जब वे किसी जंग में तैनाती के दौरान घायल होते हैं। ये बात आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने जारी की है। उनका कहना है कि हादसे में लगी चोट को युद्ध में लगी चोट की तरह मानकर वार इंजरी पेंशन नहीं जारी की जाएगी। साथ ही आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने कहा कि ऐसे ही मामले में जो याचिका लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। बता दें कि आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में ये याचिका पूर्व हवलदार अशोक कुमार ने लगाई थी। उन्होंने इसमें कहा था कि 1993 में सियाचिन में तैनाती के दौरान जनरेटर का काम करने के दौरान उनके हाथ की छोटी उंगली कट गई थी। ऐसे में उन्हें युद्ध क्षति पेंशन का लाभ मिले, हालांकि उन्हें दिव्यांगता पेंशन मिल रही है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और वियतनाम को लेकर आ रही है। भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण एक्स-विनवेक भारतीय सेना की पश्चिमी कमान में शुरू हो गया। 20 अगस्त तक चलने वाला ये सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत और वियतनाम एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं और रक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। इसके साथ ही वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार भी है। दोस्तों अगली खबर चाइना से आ रही है। दोस्तों चीन अब अपनी न्यूक्लियर टेस्ट साइट का विस्तार कर रहा है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ। बीजिंग ने 25 साल पहले शिनजियांग क्षेत्र में विस्फोटक परीक्षण रोक दिए थे, लेकिन अब निकी एशियाई की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें चीन अपनी परमाणु परीक्षण क्षमता को मजबूत कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस शुष्क इलाके में एक पहाड़ी पर इस विशालकाय साइट को देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें पावर ट्रांसमिशन केबल्स और एक हाल ही में बनाई गई इमारत को देखा जा सकता है, जिसका इस्तेमाल संभवतः विस्फोटक भंडारण के लिए किया जा रहा है। वहीं कच्ची सफेद सड़कें भी नजर आ रही हैं जो कमांड पोस्ट से अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। वहीं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पीपल लिबरेशन आर्मी इस खुफिया न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट की सुरक्षा कर रही है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि चीन कभी भी परमाणु संबंधित परीक्षण कर सकता है। चीन का टारगेट 21वीं सदी के मध्य तक अमेरिका के बराबर सैन्य शक्ति बनना है। दोस्तों अगली खबर इसरो से आ रही है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 7 अगस्त को पहली बार स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV को लॉन्च करेगा। इसरो के अनुसार SSLV D1 यानी कि डेवलपमेंटल फ्लाइट 1 सुबह 9:18 पर श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से लॉन्च होगा। 500 किलोग्राम का अधिकतम सामान ले जाने की क्षमता वाला ये रॉकेट एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-02 को ले जाएगा, जिसे पहले माइक्रोसैट 2A के रूप में जाना जाता था। इसका वजन 142 किलोग्राम था। बता दें कि सैटेलाइट 6 मीटर रेजोल्यूशन वाला इंफ्रारेड कैमरा ले जाएगा, जिसे कि स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों के 750 छात्रों के द्वारा निर्मित किया गया है। स्पेस किड्स इंडिया के अनुसार इस परियोजना का महत्व यह है कि इसे स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक श्रद्धांजलि के रूप में संकल्पित किया जाए। यानी कि दोस्तों अब इसरो के पास 3 रॉकेट होंगे। पहला पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दूसरा जियो सिंक्रोनिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और तीसरा SSLV। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।